आप मुख्य संसदीय सचिव थे, आपको इस पद से हटा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील करी है, जल्दी ही उसकी सुनवाई होगी। क्या आपको लगता है कि आपके हित में फैसला आ सकता है? देखिए, उम्मीद हमेशा रहती है। अभी जो सीपीएस का मामला इस समय चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जो कैबिनेट का एक संतुलन है, क्या इस मामले से कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है? सीपीएस को कभी भी जो है वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना गया। ये सीपीएस उनके भी समय में बने थे। इसमें जो याचिकाकर्ता हैं उनमें से एक याचिकाकर्ता खुद सीपीएस थे। कि सब कुछ ठीक है कांग्रेस में? ये मंसूबे पाले हुए हैं कि ये सरकार को हम किस तरह से गिराएं, सरकार को किस तरह से अस्थिर करें और पुनः सत्ता हासिल करें। ये पहली बार हुआ है कि किसी भी हमारे मंत्री के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। बहुत से आरोप आप पर भी लगते आए हैं कि ये मित्रों की सरकार इस समय चल रही है। ये मित्रों की सरकार नहीं है, ये संवेदनशील सरकार है। क्या कोई इच्छा रखते हैं मंत्री बनने की? नहीं, देखिए, मैंने कभी भी जीवन में कोई इच्छा नहीं। मेरे लिए पद महत्व नहीं रखता है। और बहुत से आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या? हमारे विपक्ष के साथी जो हैं, जो उनके द्वारा कारगुजारियां की गई हैं, वो आज जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बात विभाग के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं अंकिता धवन। क्रिकेट पिच से लेकर राजनीतिक पिच तक का सफर तय किया, हिमाचल प्रदेश के लिए क्रिकेट खेला, 1989-90 में रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी की टीम का हिस्सा रहे और फिर 2000 से 2005 तक सोलन नगर परिषद के पार्षद रहे। हम बात कर रहे हैं अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी की। संजय अवस्थी ने अपना पहला विधानसभा का चुनाव साल 2012 में लड़ा था, मगर उस समय वो चुनाव हार गए थे। फिर साल 2021 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अर्की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और अवस्थी ने यहाँ कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा भी और पहली दफा चुनाव जीते भी। 2022 के आम चुनावों में फिर अवस्थी जीते और सुक्खू सरकार में सीपीएस भी बने। संजय अवस्थी सीएम सुक्खू के बेहद करीबियों में से एक है, मगर अब कोर्ट के फैसले के बाद वो सीपीएस नहीं रहे। अब चर्चा है कि उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। इसी को लेकर चलिए बेबाकी से बात करते हैं संजय अवस्थी से। धन्यवाद। देखिए, इस समय हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। सुक्खू सरकार पर बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं और एक जो मामला अभी काफी ज्यादा उठा है वो है सीपीएस को लेकर। और आप मुख्य संसदीय सचिव थे, आपको इस पद से हटा दिया गया, सारी जो आपकी पावर्स थी आपसे वापस ले ली गई। अभी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैटर इज सब जुडिस और कोर्ट का फैसला है। मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है जी। और इस न्यायिक प्रणाली के अनुसार कुछ अधिकार हमें भी हैं और उन अधिकारों का हम भी प्रयोग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील करी है और जल्दी ही उसकी सुनवाई होगी और उसके बाद आगे की बात हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, क्या आपको लगता है कि आपके हित में फैसला आ सकता है? देखिए, उम्मीद हमेशा रहती है और बाकी संविधान के मुताबिक जो है, मैं समझता हूँ कि हमारा अधिकार है और हमने जो उसके अधिकार के तहत ही जो है हमने अपील करी है और हम होपफुल हैं। और इसके बाद देखिए, अभी जो सीपीएस का मामला इस समय चल रहा है, अब कैबिनेट रैंक को लेकर भी बहुत सी बातें चल रही है। आपको क्या लगता है कि जो कैबिनेट का एक संतुलन है, क्या इस मामले से कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है? नहीं, दोनों बातें अलग अलग हैं और सीपीएस को कभी भी जो है वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना गया। ये एक्ट में भी है और ये सच्चाई भी है। और जिस तरह से विपक्ष के हमारे जो साथी हैं वो इन बातों को तूल दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बात अगर आप हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनसे भी ये पूछें कि उनके समय में ये सीपीएस उनके भी समय में बने थे और आज जो इसमें याचिकाकर्ता हैं उनमें से एक याचिकाकर्ता खुद सीपीएस थे। तो ये क्या राजनीति है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, एक स्थिर सरकार
ये एक स्थिर सरकार, जिस सरकार को प्रदेश की जनता ने 5 साल का जनादेश दिया और सरकार बनते ही 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो विरासत में मिला, मगर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उससे उबरना शुरू किया, नीति बनाई और ये रेवेन्यू जनरेशन पे हमने काम शुरू किया। रेवेन्यू जनरेशन पे काम करने के बाद जब हम उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे थे तो इन्होंने, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, वो विचलित हुए और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी, ये और विचलित होने लगे और कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगे ताकि जो विकास को हम गति देने का प्रयास कर रहे थे उसको, उसमें रुकावट ये करने का प्रयास कर। तो ये सब षड्यंत्र का एक हिस्सा है और सीपीएस पहले भी बने हैं, सीपीएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बने हैं। तो ये कोई, और इस बात को तूल देना, मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जबकि देखिए, लोकतंत्र में जनादेश जिसको मिलता है, बहुमत जिसको मिलता है, वो सरकार बनाते हैं और जिनको जनादेश नहीं मिलता वो विपक्ष में बैठते हैं। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि तो वो भी हैं, विधायक तो बतौर विधायक उनकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है और सरकार का ही एक दायित्व नहीं बनता विकास को गति देना, विपक्ष की भी उतनी भूमिका रहती है। विपक्ष की भी एक स्वस्थ राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना। लेकिन आज अपनी इस भूमिका में विपक्ष के हमारे साथी जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी, भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के साथी हैं, वो पूरी तरह नाकाम हुए और आज वो सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, सत्ता के लालच में ये मंसूबे पाले हुए हैं कि ये सरकार को हम किस तरह से गिराएं, सरकार को किस तरह से अस्थिर करें और पुनः सत्ता हासिल करें। अरे 5 साल आपको सत्ता के मिले, आप 5 साल में नाकाम रहे और 5 साल में आपके ऊपर आरोप लगे, आपके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे। हिमाचल प्रदेश में ये जो 2 साल का कार्यकाल हमारा प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, ये पहली बार हुआ है कि किसी भी हमारे मंत्री के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ये हमारी उपलब्धि है। आपके समय में 5 वर्ष के कार्यकाल में जो आपके बीज बोए हुए हैं, हम उनको काट रहे हैं। उनके समय में जो जिस तरह से अनियमितताएं हुई, आज हम उनको भुगत रहे हैं। तो ये मैं पूछना चाहूंगा अपने विपक्ष के साथियों से कि आज आप प्रदेश को किस तरह दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। एक जो स्वस्थ हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और हमारी एक परंपरा है रही है। डॉक्टर वाईएस परमार पहले मुख्यमंत्री थे, उनके समय से लेकर आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, आज तक सभी ने अपना जो सामर्थ्य के अनुसार अपने कार्यकाल में विकास करवाया, विकास को गति दी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये पहली बार हुआ कि इस तरह से की जो कार्रवाई, जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के साथी हैं, वो आज इस तरह की कार्रवाई करके, इस तरह के मुद्दों को उछालकर, मैं समझता हूं कि एक जो हमारी स्वस्थ राजनीति की एक परंपरा है, उस पर यह आक्षेप है और ये स्वीकार्य भी नहीं है। क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूं पुख्ता, ये मेरी बात को ये पुख्ता करता है कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में 9 में से 6 सीट्स जो है जनता ने हमें दी और जनता ने जब हमें 9 में से 6 सीट्स दी हैं, तो ये अपने आप में समझ जाना चाहिए कि प्रदेश की जनता आज भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के ऊपर विश्वास करती है और हमें भी काम करने दीजिए। आप अभी हमने जो रेवेन्यू जनरेशन पे जो फोकस किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश सरकार का ये हमारा संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश को जो कर्ज इन्होंने विरासत में दिया, उससे भी हमने उबरना है और हिमाचल प्रदेश को हमने रेवेन्यू जनरेशन की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारकर सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। यही
माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना है, यही प्रदेश सरकार का संकल्प है। जी, इसी के साथ साथ देखिए जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, तब से हमेशा से जो आपके विपक्ष है, जो विरोधी है, वो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, वो मित्रों की सरकार है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सीएम जी, आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं, साथ में आप पढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो एक आपसी जो संबंध है कहीं न कहीं इस चीज़ पर अफ़ेक्ट करते हैं? क्योंकि बहुत से आरोप आप पर भी लगते आए हैं कि ये मित्रों की सरकार इस समय चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है? ये देखिए, ये जो एक संज्ञा दी है, ये भी हमारे विपक्ष के साथियों ने दी है, और विपक्ष के साथियों ने अपने कोई मित्र नहीं बनाए होंगे। और आपने देखा कि जब माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शपथ ली, और शपथ लेने के बाद जब वो मुख्यमंत्री स्थापित हुए, तो एक परंपरा रही हमेशा कि जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं उसके बाद वो अपने सीधे कार्यालय जाते हैं, सचिवालय जाते हैं, कार्यभार संभालते हैं। लेकिन उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया और वो सचिवालय ना जाकर वो अनाथ आश्रम गए। अनाथ आश्रम में वो उन बच्चों से मिले जिनके माता पिता नहीं थे, और उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया और एक सुखाश्रय कोष की स्थापना करी। ये अपने आप में बयां करता है, ये दिस इज अ मैसेज टू दोज पीपल हु आर एलिजिंग कि अपने मित्रों, ये मित्रों की सरकार है। ये मित्रों की सरकार नहीं है, ये संवेदनशील सरकार है, और संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री हैं जो समाज के उन लोगों के प्रति सोच रखते हैं जिनका कोई नहीं है, जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उनके प्रति सोच रखते हैं। ये ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनके सारे मित्र हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन बनाने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथी कर रहे हैं, इससे ये परहेज करें। और यही मैं कहना चाहता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति को, जो हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ राजनीति है, उसको देखते हुए आप अपनी मानसिकता को बदलें, और हिमाचल प्रदेश को जो हम स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप हमारा साथ दें। जी, और देखिए इसी के साथ साथ अभी तक मंत्रिमंडल का पूरी तरीके से विस्तार नहीं हुआ है, एक मंत्री पद खाली है, बहुत से दावेदार है। और जब से ये सीपीएस केस चला है और सुनवाई हुई है, फैसला आया है, तब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 6 सीपीएस है, जिसमें आपका नाम भी शामिल है, कहीं ना कहीं मंत्री पद के होड़ में है और आपका नाम सबसे पहले रखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें अभी देखने को मिल सकता है? क्या आपको कोई पद मिल सकता है? देखिए, ये तो एक अपनी सोच है जी। और ये इस तरह की बातें भी हमारे विपक्ष के साथी फैला रहे हैं। और लेकिन मैं अब, जहां तक आपने मुझसे प्रश्न किया है, तो व्यक्तिगत रूप में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, और लोगों ने प्रदेश, मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो प्रबुद्ध मतदाता हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर, अपना विधायक चुनकर जो है मुझे विधानसभा में दूसरी बार भेजा। और आज मेरी जो प्राथमिकता है, वो मेरी प्राथमिकता है अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा करना, अपने विधानसभा क्षेत्र में के विकास को गति देना, और अपने विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करना। मेरे लिए पद महत्व नहीं रखता है, मेरे लिए महत्व रखता है मेरी अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता। और जनता ने मुझे ऑलरेडी एक ऐसे मुकाम पे बिठाया है, एक ऐसे स्थान पर आज मुझे बिठाया है जो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एक स्थान है। और मैं ऋणी हूं अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने मुझे ये जो ऋण दिया है, अपने जो द्वारा जो कार्य करवाऊंगा और जो विकास के कार्यों को जो मैं गति दूंगा अपने विधानसभा क्षेत्र में, ये ऋण जो है इसी तरह मैं चुकाने का प्रयास करूंगा। लेकिन पद मेरे लिए महत्व नहीं है। मुझे पहले से ही मेरे जो प्रबुद्ध मतदाता हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उन्होंने मुझे पद पर बिठाया है। इससे बड़ा पद जो है मेरे लिए कोई महत्व नहीं। जी, लेकिन फिर भी क्या कोई इच्छा रखते हैं मंत्री बनने की? नहीं, देखिए, मैंने कभी भी जीवन में कोई इच्छा नहीं, मैं अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ, और मुझे जो भी जिम्मेवारी पूर्व में जब भी दी गई, मैंने उसको बखूबी निभाया। और मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, जो भी मुझे कभी जिम्मेवारी मिली है या मुझे कोई भी जिम्मेवारी मिलेगी, मैं उसको निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से
और अपना बेस्ट देकर जो है वो मैं निभाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए राजनीति एक सेवा का मंच है। और ये मैं इसमें अपनी क्षेत्र की जनता का, अपने प्रदेश की जनता का जो है वो उसमें सेवा करना चाहता हूं। इसी मंशा से मैं राजनीति में आया। चलिए मान लीजिए कि अगर कल को आपको एक मंत्री पद मिल जाता है, क्या इच्छा रखते हैं कि कौन सा पद आपको मिलना चाहिए? नहीं, मैंने कहा कि मैंने कभी भी इच्छा नहीं रखी। मैंने कभी भी इच्छा नहीं रखी। मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूँ। मुझे जब भी कोई जिम्मेवारी मिलती है मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास करता हूँ। एंड आई ट्राई टू प्रूव माय मेंटर्स, माय लीडर्स और माय हाई कमांड कि मैं उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करूं, उससे भी बढ़ चढ़ कार्य करने का मैं प्रयास करता हूं। जी, और देखिए अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या आपको लगता है कि कुछ फेरबदल उसमें देखने को मिलेगा, कुछ बदलाव इस मंत्रिमंडल में इस बार हमें देखने को मिल सकता है कि एक पद को भरने के लिए क्या कुछ पद हटाए जाएंगे, क्या लगता है? ये जो प्रश्न है ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, ये हाई कमांड का अधिकार क्षेत्र है, तो मैं इस बारे में कोई भी बात टिप्पणी नहीं कर सकता। जी, और इसी के साथ साथ देखिए जब सीपीएस मामला हुआ, सुनवाई हुई, फैसला आया, तो विपक्ष के द्वारा ही ये कहा गया था कि उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी सीपीएस है उनकी सदस्यता अब रद्द होने वाली है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आपके क्षेत्र में उपचुनाव होंगे? अब आप एक बात को ध्यान रखें और याद मैं आपको कराना चाहता हूँ कि जब ये उपचुनाव हो रहे थे, वास्तविक रूप से जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी, उस समय हमारे जो विपक्ष के नेता थे, हमारे जो विपक्ष के सहयोगी साथी थे सदन में, जो उनकी क्या टिप्पणियां रहती थी? हमेशा वो ये कहते थे कि सरकार जा रही है, सरकार जून में 4 जून को जो सरकार जाने वाली है और अब जो है ये सरकार 4 दिन की मेहमान है। इस तरह की जो बातें वो करते थे, सरकार भी स्थिर है, सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी। हम 34 थे, उनके बावजूद ये कहने के कि सरकार जा रही है, हम 34 से 40 संख्या में आए और आज विधानसभा क्षेत्र में, आज विधानसभा के सदन में हम 40 विधानसभा में विधायक बनकर दोबारा से पुनः स्थापित हुए हैं। तो ये अपने आप में आपकी प्रश्न का जवाब है और उन लोगों को भी ये जवाब है जो आज इस तरह की जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इसी के साथ साथ देखिए कुछ देनदारियां भी हिमाचल प्रदेश सरकार की है। हिमाचल भवन की नीलामी की बात आ रही है। एचपीटीडीसी के जो 18 होटल्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी नीलामी की यहाँ पर बात आ रही है और बहुत से आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने सीधे सीधे तौर पे ये बात पूछी कि जो 65 करोड़ रुपया का जो मसला है और उसको लेकर जो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि हिमाचल भवन को कुर्क किया जाए, उसके पीछे की कहानी क्या है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की? क्या ये 2 साल के अंदर ये कार्यकाल नहीं, इस कार्यकाल में ये सब बातें नहीं हुई है, ये हमें विरासत में मिला है। विपक्ष के नेता जो आज इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, मैं इस आपके मन से ये साफ तौर पे उन पर वही कहना चाहूंगा कि ये पूर्व सरकार ने के द्वारा जो अनियमितताएं थी वो हमें भुगतना पड़ा। मैंने अपनी बात की शुरुआत में ये बात करी, ये उससे जुड़ा हुआ मामला है। और ये एक मोजर बेयर कंपनी जिन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट के लिए बिड किया था और बिड जब उन्होंने किया था तो उसमें एक सबसे पहली कंडीशन होती है अपफ्रंट प्रीमियम उनको जमा करवाना होता है और वो कंडीशनल होता है। वो कंडीशन ये होती है कि अगर आपने समय रहते या आपने जो शर्तें, जिन शर्तों के आधार पे आपको अलॉट हुआ हाइडल प्रोजेक्ट, वो आपने नहीं पूरी करी तो ये फोरफिट हो जाएगी मनी। वो 65 करोड़ रुपए की राशि थी। ये उस समय की बात है और उस समय क्या हुआ कि जब मोजर बेयर कंपनी को अलॉट हो गया, हाईएस्ट बिड उनकी हुई, उनको जो है वो हाइडल प्रोजेक्ट अलॉट हुआ, लेकिन वो समय सीमा के अंदर जो है उसको शुरू नहीं कर सके, वो आज तक शुरू नहीं कर सके। और जब वो शुरू नहीं किया तो वो जो एग्रीमेंट हुआ था वो अपफ्रंट प्रीमियम जो उन्होंने लगभग 65 करोड़ की राशि जो जमा करवाई थी वो फोरफिट हुई और फोरफिट होने के बाद जो वो कोर्ट में गए। कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि हम उन्होंने कोई एक कारण या 2 कारण उन्होंने वो बताए, उन्होंने कि ये
कुछ कारण रहे जिसकी वजह से हम नहीं शुरू करवा पाए। ये तो उनके समय था, 5 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उस समय ये क्यों नहीं इस बात का हल कर सके? ये केस कोई 2 साल के अंदर नहीं हुआ है, ये केस पहले से चला आ रहा था और ये हमें विरासत में मिला। आज सुनवाई जो है, जिसका ऑर्डर जो आया, जजमेंट आई है, वो हमारे कार्यकाल में आई है, तो इसमें प्रदेश सरकार की क्या गलती है? ये मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें। हमारे विपक्ष के साथी जो हैं, जो उनके द्वारा कारगुजारियां की गई हैं, वो आज जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बेचे जा रहे थे, पेपर बेचे जा रहे थे। जब ये जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को मिली, प्रदेश सरकार को मिली, तो हमने जांच बिठाई। जांच बिठाने में जो दोषी थे वो पकड़े और उनको जेल के पीछे, जेल के सलाखों के पीछे उनको किया। आज युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये लोग कर रहे थे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भंग करना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री का था, प्रदेश सरकार का था। आज उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हो? तो ये सब बातें हैं, तो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अपनी जो कारगुजारियां हैं, पिछले 5 वर्ष की जो नाकामियां हैं, उसको छुपाने के लिए ये समय समय पर कोई ना कोई एक मुद्दा जो है बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये स्वस्थ राजनीति का संकेत नहीं है। अब देखिए, आरोप तो बहुत लगते हैं, विपक्ष भी बहुत कुछ बोलता है, पक्ष द्वारा भी बहुत कुछ बोला जाता है। आखिरी सवाल आपसे रहने वाला है, क्या कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? बाहरी तौर की अगर मैं यहाँ पर बात ना करूं, मैं भीतर की बात कर रही हूँ। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि सब कुछ ठीक है कांग्रेस में? बिल्कुल सही है, और अगर सही ना होता तो विपक्ष इस तरह से विचलित ना होता। और जो विपक्ष की आज स्थिति है, मनोस्थिति है, वो इसीलिए है क्योंकि हम एकजुट हैं और हम 5 वर्ष के लिए स्थापित हैं। ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार का है, ये विपक्ष के नेताओं को ये पच नहीं रहा है, और ये विपक्ष के नेता इस बात को स्वीकार भी नहीं करना चाह रहे हैं कि हम 5 साल सत्ता से बाहर रहे हैं। तो ये आज हम एकजुट हैं। प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में एकजुट है और संकल्पबद्ध है कि हम रेवेन्यू जनरेशन पे काम कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की ओर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं बातों से वो विचलित हो रहे हैं, और विचलित होने के बाद जो है इस तरह की ये कारगुजारियां कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। पूर्व में उपचुनाव में भी प्रदेश की जनता ने 9 में से 6 सीट देकर ये संदेश दे दिया है, और आने वाले समय में भी जब जब ये इस तरह के प्रयास करेंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेशन स्पीक्स के साथ बातचीत करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए, और आप भी ऐसे ही बेबाक बातचीत के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।